वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑशविट्स लिबरेशन डे पर। जी हाँ, आज ही के दिन 1945 में ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक कॉम्प्लेक्स था, उसको लिबरेट किया जाता है। रेड आर्मी आती है और लोगों को आज़ाद करती है। उसको याद किया जाता है दुनिया भर में, और आज हमारे देश में भी मार्कानी साहब ने इसको उसके बारे में बात की है। दुनिया भर में ऑशविट्स में तो होता ही है सेरेमनी, लेकिन दुनिया भर में जहां जहां हॉलोकॉस्ट म्यूजियम्स बने हुए हैं, जिन जिन देशों में, उसको याद किया जाता है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के तौर पर। ये दिन याद किया जाता है। इससे पहले ये यूनाइटेड नेशंस ने दरअसल 2005 में इसको डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के तौर पे। उससे पहले ऑशविट्स लिबरेशन डे के तौर पे इसको मनाया जाता था या याद किया जाता था। मुझे भी इसीलिए, क्योंकि वो 2005 से पहले का हूँ, तभी हम बात करते थे, तो इसीलिए मेरी ज़बान पे ऑशविट्स लिबरेशन डे चढ़ी हुई है। तो इस पर दुनिया भर के लोगों ने आज अपनी राय रखी है। जो है, हमारे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी साहब ने भी आज इसके बारे में बात की है। नेशनल हॉलोकॉस्ट मॉन्यूमेंट ऑटवा में है, उस पर उन्होंने अपनी तकरीर की है। उन्होंने कहा कि लुकिंग अवे is not a passive act, but it is an act of betrayal. आपके सामने जुल्म हो रहा होता है और आप नज़र हटा लेते हैं, तो वो पैसिव होना नहीं होता है, उसको दगा देना होता है। उसके मायने वो होते हैं। कार्नी साहब ने आज उस पे कहा कि कनाडा was complicit, शामिल था in the murder of millions of Jewish people during the Second World War because it stayed silent. The liberation of Auschwitz-Birkenau exposed the scale of Nazi crimes to the world and became symbols of the horrors of the Holocaust, the guilt of the enablers, and the resilience of the survivors. Today we acknowledge that looking away is not a passive act, but an act of betrayal. ये प्रधानमंत्री मार्क कार्नी साहब ने फरमाया है आज, और ये लगातार दूसरी बार है जब मार्क कार्नी साहब ने दिल जीता है अपनी बात से। करनी का छोड़ दीजिए, अगर बातों की ही बात करें, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो किया कि चुपचाप रहना जब जुल्म हो रहा होता है दुनिया की किसी एंड में, आप चुपचाप रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, उसको उस गुनाह में शामिल होना माना जाता है। अब कार्नी साहब से मेरी ये उम्मीद भी है, कभी गज़ा पे भी इस तरह से खुल के बोलेंगे, फिर तो समझ में आए। यही अगर खोल के, मुंह खोल के, दिल खोल के वेनेजुएला के मामले में भी बोलते, जब ग्रीनलैंड पे बात आई तभी बोले, ये भी इल्ज़ाम लगेगा, लगता रहेगा किसी भी यूरोपीय या अमेरिकी या नॉर्थ अमेरिकी लीडर पर। इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। ये लोगों के डिमांड्स रहेंगे और आगे भी जो है ये एक्सपेक्टेशंस लोगों की रहेंगी उनके अपने लीडरान से। 40,000 लगभग हॉलोकॉस्ट में प्रताड़ित हुए लोग कनाडा में आकर के उन्होंने रेफ्यूज लिया, यहाँ पर पनाह ली और आगे कनाडा की धारा में वो लीन हो गए, यानी मिल गए हमारे साथ, और आज कैनेडियंस हैं। इसीलिए कैनेडियंस पर यह जिम्मेदारी है कि हॉलोकॉस्ट को याद किया जाए, कभी भूला ना जाए, और उसके असरात आज तक उन परिवारों पर है जो इसके शिकार हुए। हॉलोकॉस्ट एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसके चलते तारीख की रफ्तार भी बदल गई, दिशा भी बदल गई। यूरोप को झंझोड़ के रख दिया, लेकिन सिर्फ यूरोप को ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी उसके असरात आज तक हम देख पा रहे हैं।
अगर शायद ये व्हाट इफ की बात है, अगर यूरोप में यहूदियों के साथ वो दुष्कर्म ना हुए होते तो शायद एक स्टेट ऑफ इजराइल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये सब रिलेटेड चीजें हैं, व्हाट इफ्स। हो सकता है किसी और वजह पैदा हो जाती जिसकी वजह से बनता, हमें मालूम नहीं है। और हिस्ट्री में ये व्हाट इफ्स बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन हिस्टोरियंस इससे बचते हैं करने से, क्योंकि यू डोंट नो कि किस तरह के कंडीशंस दूसरे तरीके के पैदा होते अगर ये नहीं होता तो। लेकिन कनाडा इसको एक्नॉलेज कर रहा है, आपके लीडर इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उस दौर में चुप रह करके उस टाइम के कैनेडियंस ने चुप्पी साध के दगा दिया था। इस हॉलोकॉस्ट में हम लोगों की भी कंप्लिसिटी है, इसको याद करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान सुन के। पीटर पोलिएव साहब भी गए हैं वहाँ पर और उन्होंने कहा है कि एंटी सेमिटिज्म कनाडा में बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ के ज़रिए आजकल एंटी सेमिटिज्म फैला रही है। उन्होंने अलग ही रंग दे दिया है इसको। ये बेसिकली जो पैलेस्टाइन के हक में जो एहतजाज करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, ये उन पे लाद दिए है कि एंटी सेमिटिज्म दरअसल वो लोग फैला रहे हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ के ज़रिए हो रहा है। खैर, ये दाएं बाजू का ये मसला तो रहा है, ये नई बात तो नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजराइल से नफरत और उससे खौफ खाने के लिए सिखाया जाता है। ये बोल दिए हैं पीटर पोलिएव साहब। We must stand up for the right of Jews to live safely, peacefully and openly with the Star of David on their chest, with a mezuzah on the door, with a kippah on their heads, proudly proclaiming their Judaism and celebrating who they are as both Canadians and Jews. बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही बात जब पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में लोग कफिया पहनते हैं गले में, फिर तो आप उसको आतंक का मोहर मानते हैं। तो उसके बारे में भी ज़रा बताते तो बेहतर होता। खैर, आज मकसद ये नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें, बल्कि ऑशविट्ज़ लिबरेशन उस लम्हे पे हम बात करें, कितना अहम लम्हा था। मैंने 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मजमून लिखा था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने आज ही के दिन 27 जनवरी 2018 को ये छपा था और इसका हेडलाइन है ऑन ऑशविट्ज़ लिबरेशन डे ए बंच ऑफ थॉट्स फॉर इंडिया। मैंने उसमें भारत के बारे में कुछ बातें कही थी, आप लोग देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आज तक वो मौजूद हैं। मैं वहाँ से थोड़ी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा, वो उसी तरह की बात, लेकिन थोड़ा आगे भी हम जाएंगे। जो ये हॉलोकॉस्ट हुआ, ये क्यों हुआ? एक ही दिन में नहीं हुआ था, सारे स्कॉलर्स इसके बारे में तो मानते हैं। एक दिन का नहीं था और इसको स्टेप बाय स्टेप ये वजूद में आया। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। पहले ये किया, उसके पहले नफरती बयान से शुरू हुआ, उसके बाद फिर आगे चलते गए। इस तरह से उन्होंने जो है आखिरकार इसको अंजाम दिया। तो ऑशविट्ज़ के आज इस अवसर पर मैं उस रेस्क्यू, उस लिबरेशन के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। आज ऑशविट्ज़ मेमोरियल जो है, जो आजकल एक म्यूज़ियम है, वो कंसंट्रेशन कैंप एक म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है और उसका जो ट्विटर हैंडल है, उसने आज ट्वीट किया है और मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम और भी बात करेंगे। Auschwitz was at the end of a long process. We must remember that it did not start from gas chambers. This hatred was gradually developed by humans from ideas, words, stereotypes, and prejudice through legal exclusion, dehumanization, and escalating violence to systematic and industrial murder. ये लिखा गया है, आगे लिखते हैं, Auschwitz took time. I think it's a very powerfully evocated, articulated point. ये बता देता है उसका पूरा सारांश कि ये वक्त लगा इसको होने में।
27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी सोवियत यूनियन की वो दाखिल होती है आउशविट्स कैंप में। 100th and 322nd राइफल डिविजन्स रेड आर्मी के 60th आर्मी में, जो कि फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट मार्शल इवान कोनिएव की क़यादत में जो फौज आ रही थी, जर्मनी में दाखिल होने वाली थी, लिबरेट कर रही थी, वो यूनिट दाखिल होता है। पहले घुड़सवार दस्ते पहुंचे, स्काउट दस्ते रेड आर्मी के। उसके बाद फिर बाकी फौजें आई। एक एम्बुलेंस यूनिट को बुलाया गया। जब देखा सोवियत फौजें दाखिल हुई, वो हैरान हो गए। आउशविट्स में तब बाकी लोगों को, क्योंकि जर्मन्स को पता चल गया था कि रेड आर्मी आ रही है, अब हराना मुश्किल हो गया है, तो अब आएगी वो तो ये पाएगी कि यहाँ पे लोगों को इस तरह से मारा जा रहा था, फिर हम फंसेंगे। तो एक तो 58,000 लोगों को उस कैंप से निकाल के बर्फ में बिना प्रोटेक्शन के उनको मार्च करके जर्मनी के अंदरूनी इलाकों में लेके जाया गया। उस मार्च में ही तो कितने लोग मर गए। बहुत जुल्म और सितम का कहर ढाती हुई वो जर्मन्स फौजें वो लोगों को निकाल के लेके गए वहां से, और निकाल के लेके गए। लेकिन कुछ लोगों को तो मार दिया, जितना मार सकते थे मार दिया। बाकी उनको लगा कि ये अभी भी कुछ तंदुरुस्त लोग हैं, इनका फायदा उठाया जा सकता है, उनको निकाल के लेके गए। और पीछे रह गए 7,000 लोग। 7,000 पीपल वर लेफ्ट बिहाइंड, डेड और डाइंग, इमैसिएटेड। रेड आर्मी की फौजें जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने पाया कि यहां पे तो ये लोग हैं, ये कौन है, ये किस तरह के लोग हैं। उनको पता नहीं था कि इस तरह से लोग ऐसे हो सकते हैं। पोलैंड की उस आउशविट्स कैंप में एक थी महिला, वांडा ड्रामेंस्का। वो लिखती हैं अपने मेमोआर्स में, मैं बता दूं आप लोगों को, मैं याद वशैम गया था जेरूसलम में, जो कि हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है, बहुत बड़ा है दुनिया का। यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, वॉशिंगटन डीसी में हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है। उसी तरह का है याद वशैम, इज़राइल ने बनाया यहूदियों की याद में, और उसमें बहुत कुछ है। और उसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको अंदर जाएं तो वो घुटन महसूस हो जो लोगों को रहते होती थी। दीवारें छोटी होती जाती हैं जब अंदर दाखिल होते जाते हैं, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। इट्स अ वेरी सीक्रेट स्पॉट। मैं बता नहीं सकता मेरा क्या अनुभव रहा याद वशैम जाने के बाद। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात में से मैं गिनता हूँ उसको, जब मैं याद वशैम देख पाया। और उसमें वांडा ड्रामेंस्का लिखती है कि वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जर्मन्स भाग रहे थे, उनको पता था कि रूसी आ रहे हैं। हम रूसियों का इंतज़ार कर रहे थे कि कभी आएंगे। तो कुछ लोगों को हमने दूर देखा, सफ़ेद कपड़े पहन के आए हैं। हमें पता नहीं था ये कौन है, क्या जर्मन वापस आ गए हैं हमें मारने के लिए। लेकिन ये नज़दीक जब आए, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़्राज़्वत्युए तवारीशी, यानी हेलो कॉमरेड्स, रूसी ज़बान में बोलने लगे। रेड आर्मी की फौजों ने कहा, डरो नहीं हमसे, गेरमेंस्याव नियत। ये चले गए हैं जर्मन्स, और अब आप महफूज हैं, वांडा ड्रामेंस्का लिखती हैं। और 3 बजे दोपहर ये वाकया होता है। ये लोग आते हैं फौजें, और इसको लिबरेट किया जाता है। 7,000 लोगों को पाया गया। इस ऑपरेशन में, इस टाउन को लिबरेट करने में 300 सोवियत सिपाही मारे जाते हैं। उसके बाद फिर आकर के आउशविट्ज़-बिर्केनाउ को लिबरेट किया जाता है। 3 कैंप्स थे, और तीनों में से 7,000 लोग कुल मिलाकर के वहां पर तभी भी जिंदा थे। लेकिन जो मरे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, ढेर लगे हुए थे, वो भी उन्होंने देखा। बच्चे थे बहुत सारे,
बच्चों के वो वीडियोस भी उतारे, वो आजकल अवेलेबल हैं, वो रील्स जो रेड आर्मी के यूनिट ने बनाया था, फोटोज उतारे थे। उसके बाद पीछे लाइंस में बताया गया कि यहाँ पे लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो 2 फील्ड हॉस्पिटल्स रेड आर्मी के भेजे गए और पोलिश रेड क्रॉस को शामिल किया गया। 4,500 लोगों का इस तरह से केयर किया गया। लिबरेशन के बाद लेकिन क्या हुआ उसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस कदर बीमार थे कि लिबरेशन के बाद भी जिंदा नहीं हो रह पाए बहुत लोग। कुछ लोगों को खाना दिया गया, अब तुरंत ही खाना खा लिया, सालों से खाए नहीं हैं। खाना पेट में पड़ते ही, और उनको लिमिट नहीं मालूम होता है, उससे रिएक्शन हुआ, पचा नहीं पाए, उससे भी मौतें हुई। फिर डॉक्टरों ने बोला सोवियत आर्मी के कि भाई इनको खाना इस तरह से मत दीजिए, इनको कैंप्स में ही रखिए, क्योंकि इनको टाइफस है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनका इलाज यहीं पे करना होगा, इनको बाहर लेके जा नहीं सकते। बहुत लोग इसी बात से मायूस हो गए कि हमें तो आज़ाद किया गया लेकिन हमें यहीं पे रखा जा रहा है। उन्होंने बोला कि आपकी सेफ्टी के लिए रखा जा रहा है। आंद्रे स्ट्रेलेस्की ये लिखते हैं कि इतने बुरे हालात थे, ये डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया, कि एडल्ट्स 30 से 35 किलो का वजन है, एडल्ट मर्दों का, और एक महिला का जिक्र किया, उनका वजन से 25 किलो था, 160 सेंटीमीटर लंबी थी। उनका वजन 25, 155 सेंटीमीटर लंबी एक औरत का वजन 23 किलो। इस कदर हालात खराब थे लोगों के। रेजिना ग्रिमबर्ग फ्रांसीसी मूल की यहूदी थी आउशविट्स में। वो कहती हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन ह्यूमन वर्ड्स द मीटिंग ऑफ द इम्प्रिजन्ड, saved from certain death with their liberators. Soviet officers and soldiers in rags, exhausted, freezing cold, but victorious, cried like little children at the sight of piles of corpses in front of barracks and people in agony, resembling skeletons stacked on bunks. The female prisoners screamed, sobbed, and lovingly touched the clothes of their liberators to find out that these people were real and kissed their hands. ये सबसे बड़ा कैंप था आउशविट्स। यहां पर 15 लाख यहूदियों को मारा गया था, 1.5 मिलियन। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 1.5 मिलियन लोगों को इस तरह से खत्म किया गया आउशविट्स में। इसी में लेफ्टिनेंट यूरी इलेंस्की, रेड आर्मी के सिपाही, फौजी ऑफिसर थे, उन्होंने लिखा, ये सब रूसी में है लेकिन तर्जुमा हुआ है अंग्रेजी में। It may be sorry to say, but it is no big deal for a soldier during an offensive to see bodies of the dead. He had seen enough of them after all, but it was different here. यहाँ पे अलग था। हम तो लाशें देखने के आदी हैं, हम फौजी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था, क्योंकि ये लोग जंग में नहीं मरे। A pile of emaciated bodies against the wall of the barracks. Snow had already covered them. बर्फ में एकदम डूबी हुई लाशें। And then a group of those who were shot, men, women, children behind the wires. It left the strongest impression on me, on my soldiers. A whole crowd of children, from tiny 2 or 3-year-olds to teenagers, skinny, ragged, sick, hungry. We gave them everything that was in our backpacks. हमारे पास जो भी था हमने उनको दे दिया। ये कुछ अंश हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। ये अलग अलग मेमोरियल्स में आपको मिल जाएंगे, किताबें हैं जिस पे ये सब दर्ज हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस लिबरेशन मूव कैंपेन में वो जो शिरकत की, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्रीज में भी देख सकते हैं। इवान मार्टिनुश्किन एक रेड आर्मी में वो सिपाही थे, वो लड़ रहे थे, और उन्होंने कहा, जिस तरह से मैंने देखा, मैं ज़िंदगी में ऐसा लम्हा मेरे और आया ही नहीं और कभी ना आए, क्योंकि हमने जो देखा हमने इमेजिन नहीं किया था। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। कनाडा
प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? वी वर कंप्लिसिट इन दिस बिकॉज ऑफ आवर साइलेंस, बिकॉज वी लुक्ड अवे। ये इंफॉर्मेशन कि जर्मन्स ये काम कर रहे हैं, ये सोवियत साइड ने वेस्टर्न एलाइज को दे दिया था 1941 के आखिर तक, क्योंकि वहां से लोग फोटोज उतार के भेज रहे थे और वो वेस्टर्न एलाइज को दिया गया। 1942 में दिया गया, 43 में दिया गया, 44 में क्या होता है? 44 में ये ऑपरेशन बैग्रेटियन, जिसमें हराया जाता है नाज़ीज को, धकेला जाता है। फिर इनको मिलता है क्या? माइडनेक। माइडनेक एक एक्सटर्मिनेशन कैंप था, वहां पे सिर्फ मारने के लिए भेजा जाता था। दूसरा था सोबिबोर। माइडनेक में इनको सारे गैस चैम्बर्स पहली बार मिलते हैं। तब फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए ये क्या हो रहा है एलाइज के। इन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स को और भी ब्रिटिश प्रेस के न्यूज़पेपर्स को भेजा रिपोर्ट। उन लोगों ने छापा ही नहीं, या उसको दबा दिया, बोले कि ये रशियन प्रोपेगेंडा है, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर ऑश्विट्ज में जो उन्होंने देखा, उससे वो दंग रह गए। ये अगर उसी टाइम पे एक्शन ले लेते, क्योंकि एक प्लेन ने फोटो भी दिया था कि यहां पे लोगों को रखा गया है ऑश्विट्ज लिबरेशन से पहले, उसको भी इग्नोर कर दिया था इंटेलिजेंस को। तो अगर वहां पे हमला करते, बमबारी करते, तो फिर शायद पहले ही बहुत लोगों को बचा लिया जा सकता था। तो इस तरह से ये इसको फाइनल सॉल्यूशन बोला था नाज़ीज ने, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द ज्यूइश क्वेश्चन। ये फाइनल सॉल्यूशन को अंजाम इस तरह से दिया गया था। जब रेड आर्मी आई, जिन लोगों को निकाला गया, उनमें एक नाम था एली वीजल। एली वीजल को उनके पिता के साथ ऑश्विट्ज से निकाल के उस डेथ मार्च में डाल दिया गया। उनको बुकेनवाल जर्मनी में लेके जाया गया। एक मशहूर फोटोग्राफ है ऑश्विट्ज का, जो आज आप सारे मेमोरियल्स में देख सकते हैं। उसमें एली वीजल भी देखे जा सकते हैं। और एली वीजल ने विटनेस करके अपनी जीवनी लिखी। वो नोबेल प्राइज मिला उनको। और एली वीजल ने कहा था कि अन्याय अगर हो ना, तो उसका हमेशा उसका विरोध कीजिए, क्योंकि न्यूट्रल रहना आपका गलत साइड में होना बताता है। क्योंकि आपकी न्यूट्रलिटी हमेशा जालिम के ही हाथ मजबूत करता है, कभी मजलूम का साथ नहीं देता है। न्यूट्रलिटी ऑलवेज हेल्प्स द ऑप्रेसर, नेवर द ऑप्रेस्ड। ये एली वीजल ने कहा था, नोबेल लॉरिएट। ऑश्विट्ज में थे, फिर बुकेनवाल में थे। बुकेनवाल में अमेरिकन फौजों ने फिर उनको रिहा किया। अमेरिकन आए, ब्रिटिश आए, अलग अलग बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप इससे निकले। तो यही है कॉम्प्लिसिटी, कि जब गलत हो रहा होता है तो मुंह फेरना नहीं होता है। गलत जब हो रहा होता है तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठाना है, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है। बहुत लोग मीडिया में भी आजकल कायरता को चुन लिया गया है न्यूट्रलिटी के नाम पर। हम नहीं बोलेंगे, क्यों भाई, न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल हैं। लेकिन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं कि जो गलत हो रहा होता है उसको देख करके आप चुप्पी साध लें या फिर वहां पे वॉट अबाउटरी करें। एली वीजल को याद रखिएगा, कभी जालिम का कुछ नहीं होता है आपके न्यूट्रलिटी से, बल्कि मजलूम का नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब आप आखिर में अपनी ज़बान खोलेंगे, जब कोई चारा नहीं रहेगा, तब तक बहुत देर हो जाती है। वही दरअसल तात्पर्य था जो आज मार्क कार्नी साहब कह रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा स्पीच तो नहीं है, बट इट इज स्टिल वेरी इम्पैक्टफुल। लेकिन दुनिया के हालात देखिए, आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। लेकिन 2022 के बाद रशिया को नहीं बुलाया जाता है ऑश्विट्ज में, क्योंकि पुतिन साहब खुद एग्रेसर बन बैठे हैं। उनके देश के लोगों ने आज़ाद कराया था, लेकिन वो खुद यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये भी एक त्रासदी है, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रशिया ने ये किया था, रशिया नहीं, चलिए यूएसएसआर ने किया था। लेकिन दीज आर रियल स्टोरीज। और हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस पे ही बात करते हुए मैं आगे की बात भी मैं कहना चाहूँगा, जो मैं कहना चाह रहा था आज।
कि ये जो आइस रेड्स जो चल रहे हैं उस पे ज़बरदस्त घमासान हुआ पड़ा है। कल हम मेरे शो पे भी बात हुई, बराड़ साहब के शो पे भी बात हुई। मैं इसमें कुछ आइस एजेंट्स के जो निकल के आए हैं, जिनके वीडियोस हैं, एक महिला ने दिया है जिस तरह से धमकाया गया उनको कि तुम्हें सीख लेनी चाहिए जो कुछ हो रहा है। उस महिला ने पूछा क्या सीख लेना है मुझे इन सब चीज़ों से। बोले कि जो हुआ है तो उन्हें क्या हुआ है, क्या मैं सीखूं। तो फिर कैमरा छीन के फेंक दिया आइस एजेंट ने। एक वीडियो आया है, वही मिनियापोलिस का है। तो इसका मतलब क्या, जो हो रहा है मतलब डरो, जो 2 लोग मार दिए गए तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्या ये मतलब है उसका? वो महिला सही सवाल पूछी। ये मानसिकता समझने के लिए मैं आज बात करने वाला हूं फ्राइकॉर के बारे में। फ्राइकॉर एक पैरामिलिट्री, जिस तरह से आइस है बीच में कहीं पे, फौजी भी नहीं है लेकिन रिटायर्ड फौजी हैं, पुलिस भी नहीं है लेकिन बीच के कहीं पे हैं। ये था फ्राइकॉर इंटरवॉर जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद ये एक फॉर्मेशन बनाया गया था। पहले वाइमर रिपब्लिक ने उसको सपोर्ट किया था काफ़ी हद तक, लेकिन इसमें कैसे लोग घुसे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कैसे लोग घुसे, फौज में जो गए थे, रिटायर हो गए थे या सेवानिवृत्त कर दिए गए थे, क्योंकि जर्मनी पे कंडीशंस लगाए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद। 1 लाख से ज़्यादा बड़ी फौज आप रख नहीं पाएंगे, तो बहुत लोगों को निकालना पड़ा। उनको लगा कि भाई हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया। लूडेनडॉर्फ ये जनरल थे, कहते हैं वही जाकर के वेमर गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि भाई किसी तरह से वेस्ट के साथ इसको सुलझाइए, सीज फायर करवाइए। और उसके बाद जब हो गया फिर वही बोले कि पीठ पे छुरा भोंक दिया गया। जर्मन जनरल्स ने बाद में हिटलर के टाइम पे आए तो उससे पहले ही इनफैक्ट बोलने लगे फिर हमारे पीठ पे छुरा भोंका। किन्होंने फेंक भोंका? पैसिफिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, इन लोगों ने, फेमिनिस्ट, इन लोगों ने जो है हमें हरा दिया। हम तो जीत जाते अगर सीज फायर नहीं होता तो इसी विचारधारा के लोगों से बना था फ्राइकॉर। जर्मनी में इन्होंने हुड़दंग मचा के रखा हुआ था। फ्राइकॉर, इसे एक बहुत अच्छी किताब है क्लाउस सेवलाइट का मेल फैंटेसीज, 2 वॉल्यूम्स में है। उसमें आप पढ़िएगा किस तरह से ये लोग जो बातें करते थे, ये किन किन ग्रुप्स के खिलाफ थे। कोई भी वामपंथी विचारधारा लेफ्टिस्ट हो उसके खिलाफ वो बोलेंगे इसने जो है हमारे सोसाइटी को, माशरे को कमज़ोर किया। आज LGBTQ एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उस टाइम पे सिर्फ होमोसेक्सुअल्स बोलते थे, उनके खिलाफ बोलेगी इन लोगों ने हमें कमज़ोर किया। अश्वेत है अगर कोई, उन लोगों ने हमें कमज़ोर किया। हर कोई जो उनके साथ नहीं है, औरतें खास करके, क्योंकि मुखर औरतें, ये उस दौर का यूरोप था जिसमें फेमिनिस्ट विचारधारा वजूद में आ रही थी। औरतें सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी 1914 में ये वजूद में आया था। तो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, एक वेव चल रहा था दुनिया में, यूरोप में कम से कम, भारत में भी चल रहा था वैसे। तो उस दौर में ये औरतें आईं और यहाँ का जो पितृसत्व था वो एकदम से जो है, जर्मन पेट्रियार्की जो था वो एकदम से उसको लगा कि अरे खतरा हो गया, ये औरतें जो हैं ये हमारे समाज को कमज़ोर कर रही हैं। उन्होंने औरतों में भी ग्रुप्स कर दिए। एक थी वाइट्स, यानी जो शांत, सुशील, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी, मर्दों की बातें सुनेंगी, घर परिवार में ही खुद को महदूद रखेगी, पढ़ाई लिखाई से जिसका कोई सरोकार नहीं होगा, ये वाइट औरतें हैं। और जो खुले विचार की औरतें, जो सिगरेट भी फूंक लेंगी बाहर जाकर के, जो हैं शराब का ग्लास भी पकड़ लेगी, सभ्य समाज में रहने के लिए मर्दों की बराबरी करेंगी, अपने हुकूक मांगेंगी, जाना पड़े तो फौज में भी जाएंगी, इनको रेड बोला गया। रेड यानी लाल औरतें, यानी ये कम्युनिस्ट औरतें हैं। और इनके साथ जितना दुष्कर्म किया जा सके उतना किया जाए। तो ये फ्राइकॉर के मर्दों की एक मानसिकता को दर्शाते हुए ये किताब लिखी गई, मेल फैंटेसीज, क्लाउस सेवलाइट। ये बहुत डेंस है, 2 वॉल्यूम्स में है और एक साइको सोशल एनालिसिस है कि कैसे वो लोग थे
जिनकी वजह से नाज़ीज़ का आना हो पाया। तो औरतें अगर घुल मिल रही हैं मतलब ज़्यादा उनका कमज़ोर चरित्र है, इस तरह की बात भारतीय लोग तो बड़े फेमिलियर हैं, हमारे सोसाइटी में आज तक इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन 1920s के जर्मनी में इस तरह की बातें होती थी। और ये वही लोग फिर जाकर के नाज़ी जर्मनी के फुट सोल्जर्स बने। इसी तरह की बातें वो करते थे, बिल्कुल इसी तरह की बातें। ये कुछ कॉमन हैं, कुछ कॉमन टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं जो मैं देखता हूं। आज तक जब मैं सोशल मीडिया पे ये देखा, क्योंकि ये किताबें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस वाली किताब में जो लिखा हुआ है। मेजर शूल्स एक फ्राइकॉर के साहब थे। वो लिखते हैं कि एक युवा दंपत्ति दो प्रेमी बर्लिन के एक पार्क में थोड़ा सा क्लोज हो रहे थे, उनके बीच में कुछ प्राइवेट मोमेंट चल रहा था। तो दाएं बाजू के किसी ने देखा और हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, महिला मारी गई, दोनों मारे गए। मेजर शूल्स गए उसको देखने के लिए। ये नर्स थी, वैसे महिला नर्स थी, मतलब काम करती है, कमाती है, खुले विचारों वाली है। तो शूल्स ने अपनी डायरी में उसको लिखा कि शी वॉज अ रेड वुमन, जो झाड़ियों के पीछे मिली, बिहाइंड द बुशेस, इन द मोस्ट टेंडर एम्ब्रेस विथ अ लवर। अपने यार से बाहों में बाहें डाल के वो मिली। अ ग्रेनेड हैड कॉट हर ऑफ गार्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ हर ट्रू प्रोफेशन। ट्रू प्रोफेशन क्या है? बोल दिया, मतलब शी इज अ वुमन ऑफ इजी वर्च्यूज, यानी ये रूप जीवा है। शी इज अ सेक्स वर्कर, मतलब अगर अपने प्रेमी के साथ इस तरह से मिली, यानी अच्छा हुआ कि मर गई। जिस आइस एजेंट ने गोलियां मारी थी रेने गुड पर, गोली मारने के बाद बहुत अश्लील लफ्ज का इस्तेमाल किया गया रेने गुड के लिए, उसी वीडियो में कैप्चर्ड है एंड में। मुझे ये मानसिकता सिमिलर सी लगी। जो औरतें प्रोटेस्ट करें, जबान लड़ा रही हैं, अच्छा, हमारी औरतों को ये शोभा नहीं देता। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। ये हैरत में मत होइए, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समाजों में इस तरह की जो है विचारधारा या इस तरह के विचार रहते हैं, इनका वास होता है। तो ये फिर फ्राई कॉर्प के ही लोग बाद में जाकर के, मेजर शूल्स जो हैं, आगे चल के स्टॉर्म ट्रूपर्स नाज़ी जर्मनी में, स्टॉर्म बटालियन ऐसे, उसमें जाकर के शामिल हो जाता है। उसी के मेमोइर्स थे जिससे मैंने वो लाइन लिया। क्लाउस थेवलाइट की किताब में है, मेल फैंटेसीज। बाकी नाज़ी जर्मनी में ऐसा क्यों हुआ, उसमें एक और बढ़िया किताब है डैनियल गोल्डहैगन की, द विलिंग एग्जीक्यूशनर्स ऑफ हिटलर, एवरीडे जर्मन्स एंड द हॉलोकॉस्ट।